अर्ज़ किया है कि इस दुनिया में कुछ पल जीने किसी के साथ उम्र भर चलना है, कि इस दुनिया में कुछ पल जीने किसी के साथ उम्र भर चलना है। हर पल में जो बदलाव हुआ दिल में जमा कर फिर से संभलना है। तो नहीं रहे हम पहले जैसे, नहीं था कोई और सॉल्यूशन, हम बदल गए उनके साथ चल के, गणित ने नाम दिया कॉन्वोल्यूशन। बाद में समझ आया कि जिसके साथ हम चल रहे थे वो कोई दूसरा नहीं, हम ही थे। अब इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, जो कि आप नहीं देखेंगे तभी हर कहानी अधूरी रह जाती है। तो सफ़र पे आगे निकलते हैं। आपको एक ग्राफ दे दिया गया है x एज अ फंक्शन ऑफ n का कुछ डिस्क्रीट n वैल्यूज़ के लिए, और आपको पूछा जाता है कि इस ग्राफ से x ऑफ n-3 का ग्राफ प्लॉट करो। तो आप क्या करेंगे? आप n इज इक्वल टू सपोज 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप n को 0 पुट करोगे। अब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? x ऑफ -3। मतलब कि जो इस नए वाले ग्राफ की n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आनी है, वो पिछले वाले ग्राफ की n इज इक्वल टू -3 पे ऑलरेडी आ चुकी है। तो वहाँ से वो वैल्यू पुट कर दोगे तो n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑब्टेन होगी। इसी तरह बाकी सब n के लिए भी आप n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से पुट करते जाओगे, और जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो आप पहले ग्राफ से पुट करते जाओगे, तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये पहले वाले ग्राफ से 3 यूनिट इन टाइम, अगर ये n टाइम का कुछ यूनिट है तो ये 3 यूनिट इन टाइम राइट की तरफ शिफ्ट कर गया है, तो एक तरह से डिले हुआ है। अब आपको फिर से वही ग्राफ दे दिया। अब कह रहे हैं कि x ऑफ n+2 फाइंड आउट करो। अब आप क्या करोगे? आप फिर से क्या कहोगे कि मैं सपोज n इज इक्वल टू -4 पे वैल्यू देखना चाहता हूँ नए वाले ग्राफ पे, तो n को -4 पुट करोगे तो क्या होगा? x ऑफ -2 आ जाएगा। x ऑफ -2 की वैल्यू आपको पहले वाले ग्राफ से दिख जाएगी। तो जो वैल्यू n इज इक्वल टू -2 पे आ रही थी पहले वाले ग्राफ में, अब वो नए वाले ग्राफ में n इज इक्वल टू -4 पे आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका नीचे वाला ग्राफ है वो 2 यूनिट्स इन टाइम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। 2 यूनिट्स इन टाइम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एक तरह से क्या हो रहा है? एडवांस हो रहा है। एडवांस मतलब कि हर वैल्यू पहले वाले ग्राफ से 2-2 यूनिट पहले आ रही है। इस ग्राफ को काफ़ी जल्दी है, पिछले वाला ग्राफ सुस्त था, तो इन दोनों से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? तो कुल मिला के दिस ग्राफ ऑफ x ऑफ n कैन बी शिफ्टेड इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल n बाय अ स्मॉल सब्स्टिट्यूशन इफ यू रिप्लेस n बाय n माइनस k। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? n। अगर आप n को रिप्लेस कर देते हैं n माइनस k से, जैसे पहले वाले ग्राफ की अगर हम बात करें तो k हमने क्या लिया था? 3, n को रिप्लेस किया n-3 से। अगर k पॉजिटिव इंटीजर है तो आपका रिजल्टेंट ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और उससे आपको जो ग्राफ है थोड़ा डिले होके आ रहा है, ठीक है। और अगर n को रिप्लेस करते हो n-k से, जब k एक नेगेटिव इंटीजर है, फॉर एग्जांपल k -2 है जैसा कि सेकंड ग्राफ में था, तो उस केस में क्या होगा? जो ग्राफ होगा वो आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा और एंड इट विल इवेंचुअली लीड टू एन एडवांस इन द वैल्यूज। 2 यूनिट टाइम पहले आ जाएंगी वैल्यूज। अब तुम्हारी सब्र शांति टेस्ट करने ये ग्राफ तुम्हें तीसरी बार दे दिया गया है, और अब आपको फाइंड आउट करना है x ऑफ -n। तो फिर से क्या करोगे? वही घिसी पिटी स्टोरी है। जो इस ग्राफ की वैल्यूज होंगी 1, 2 और 3 पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पिछले वाले ग्राफ की -1, -2 और -3 रिस्पेक्टिवली उन पे जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो एक तरह से क्या हो रहा है? फोल्डिंग या रिफ्लेक्शन अबाउट n इज इक्वल टू 0 वैल्यूज। तो दिस इज अ काइंड ऑफ फोल्डिंग और रिफ्लेक्शन। तो ये ग्राफ भी आपको बनाना आ गया। अब प्लीज़ एक आखिरी टेस्ट। x ऑफ n की बजाय आपको x ऑफ -n दे दिया, इस बार x ऑफ -n दे दिया, और अब आपको कह रहे हैं कि x ऑफ -n+2 का ग्राफ बनाओ। तो अब आप क्या करेंगे? आधे लोग गलत करेंगे, मुझे पता है। अब कितनी बार n इज इक्वल टू 1 2 3 4 करके देखते जाओगे? अब एक बार जब आपको बता दिया है कि अगर n को रिप्लेस करना है n-k से किसी भी ग्राफ में, और k अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो राइट की तरफ जाना है k यूनिट्स। तो अब इसमें क्या हो रहा है? अगर आप पहला वाला ग्राफ देखें x ऑफ -n का, तो अगर इसमें मैं n को n-2
डाल दूं, रिप्लेस कर दूं, तो ये नीचे वाला ग्राफ जो पूछा जा रहा है वही नहीं आ जाएगा। तो 2 यूनिट्स इन टाइम राइट की तरफ शिफ्ट करना है। किसको? x ऑफ माइनस एन वाले ग्राफ को। भाई जिस ग्राफ में n की रिप्लेसमेंट कर रहे हो उसी को शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो पहले वाले ग्राफ में किया, जो वैल्यू पहले n इज इक्वल टू -1 पे आ रही थी अब डिले होके n इज इक्वल टू 1 पे आएगी नए वाले ग्राफ में। तो ये जो आपको अभी ग्राफ्स दिखाए ये कुछ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की तरह हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होगा? सिग्नल कि मतलब कि जो कि कोई कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल की डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट्स पे सैम्पलिंग करके लिया गया है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में जो एब्सिसा होगा वो टाइम होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा वो x ऑफ t होगा, x ऑफ टाइम होगा, जिसमें जो एब्सिसा टाइम है वो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज लेता जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ टाइप मिल जाएगा। अब उस कॉन्टिन्यूस टाइम ग्राफ की डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट्स पे सैम्पलिंग करके जो आपको रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो उस रिजल्टेंट ग्राफ को आपने रिप्रेजेंट कर दिया x एज अ फंक्शन ऑफ n का। अब जो एब्सिसा होगा वो n होगा। n क्या है? n डिस्क्रीट इन टाइम वैल्यूज़ है। n की वैल्यूज़ हो जाएंगी 0 +-1 +-2 इस तरह से। तो ये डिस्क्रीट इन टाइम वैल्यूज़ है और जो रिजल्टेंट ग्राफ है आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। एब्सिसा n टाइम के कुछ इंस्टेंट्स पर ही वैल्यूज़ ले रहा है, तो n डिस्क्रीट है। ये बातें मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई थी, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स की, डिजिटल सिग्नल के बारे में थोड़ा बहुत बात करी थी, तो वहाँ से आपको पता चलेगा किसी भी आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। कि मतलब अगर आपने कोई भी ऑपरेशन करवाना है किसी सिग्नल पे, अगर वो डिजिटल है तो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा कंपेयर टू अगर आपने एनालॉग सिग्नल की प्रोसेसिंग करनी हो। तभी आपको मोटी मोटी बुक्स मिलती हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पे, और उन्हीं मोटी बुक्स में आके जाके आप पढ़ते हैं कॉन्वोल्यूशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में। तो क्या है कॉन्वोल्यूशन? गूगल से पूछा तो वो बोलता है अ थिंग दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो जस्ट लाइक अ कॉइल और अ ट्विस्ट। अब जो चीज़ गूगल को इतनी मुश्किल लग रही है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, भाई कुछ तो बात होगी फिर उसमें। तो कॉन्वोल्यूशन तुम्हारे दिमाग में भी होती है और भेड़ के दिमाग में भी होती है। मतलब तुम्हें दिमाग दिया है, तुम्हें अपना दिमाग दिया है भगवान में, फिर भी लगे हैं भेड़ चाल करने। द आउटर सर्फेस ऑफ द ब्रेन जो कि है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दैट इज कॉन्वोल्यूटेड और रिंकल्ड। क्यों? सो दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर क्या? जो ब्रेन न्यूरॉन्स हैं, दे कैन फिट इनसाइड द स्कल। हमारी छोटी सी खोपड़ी में बड़ा सा दिमाग आ जाए जिसका फिर भी हमने यूज़ नहीं करना, तो भगवान ने इस तरह करके डाल दिया। तो जो चीज़ भगवान ने इस तरह से हमारी खोपड़ी में दे मारी है उसकी वजह से क्या होगा? कुछ ग्रूव्स और रिजेस बनेंगे। ग्रूव समझ रहे हो? कुछ रास्ता बीच का, कुछ उभरी सी चीज़ों में रास्ते बने हुए हैं। वो जो उभरी चीज़ें हैं, दीज रिजेस, दीज आर कॉल्ड जायराए, और ये जो रास्ते से हैं ये ग्रूव्स, इनको क्या कहेंगे आप? सल्काए। तो बेसिकली दीज कॉन्वोल्यूशंस ऑफ ब्रेन दे अलाउ मोर सरफेस एरिया टू बी इन अ स्मॉलर स्पेस। अब यहाँ और यहाँ दो हेमिस्फेयर, इफ द कॉर्टेक्स ऑफ द टू हेमिस्फेयर वर टू बी लेड फ्लैट, जो रिजल्टिंग एरिया वुड बी अराउंड 2.6 स्क्वायर फीट। तो खोपड़ी कितनी है आपकी? तो ब्रेन में भी कॉन्वोल्यूशंस हैं, और इस ब्रेन से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इस ब्रेन को बचाओ और अखरोट खाओ। तो मैथ्स में कॉन्वोल्यूशन का एक्सप्रेशन देखा होगा कि मतलब अगर कहते हैं कि दो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं x ऑफ t और h ऑफ t, और दोनों का कॉन्वोल्यूशन क्या है? ये मतलब एक तरह से ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है दो फंक्शंस का, जिससे एक थर्ड फंक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो कुल मिला के कॉन्वोल्यूशन क्या एक्सप्रेस करता है कि हाउ द शेप ऑफ वन फंक्शन इज मॉडिफाइड बाय द अदर। टर्म कॉन्वोल्यूशन इट रेफर्स टू बोथ द रिजल्ट एंड द प्रोसेस। जो रिजल्ट आएगा उसको भी कॉन्वोल्यूशन कहते हैं, और जो प्रोसेस है उस रिजल्ट को प्राप्त करने का उसको भी कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। वी से दैट द फंक्शन x of t is convolved with another function h of t to yield the output y of t। तो मतलब कि अगर दो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं तो उस केस में कॉन्वोल्यूशन होगा ये। लेकिन अगर दोनों सिग्नल्स डिस्क्रीट टाइम हैं, डिस्क्रीट इन टाइम, तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे x ऑफ n और h ऑफ n से, जो कि जो n है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो टाइम के कुछ इंस्टेंट्स पे ही वैल्यू ले रहा है। तो n जो है डिस्क्रीट इन टाइम है।
तो दो उस तरह के फंक्शंस का अगर आप कॉन्वोल्यूशंस करोगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का, तो जो आउटपुट होगा वो भी एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा, ठीक है। तो उसमें जो कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है उसमें क्या चेंज होगा, जो इंटेग्रल है ऊपर वाले का वो अब समेशन में चेंज हो जाएगा। तो मतलब कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट देखना है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट्स क्या है, जो n की वैल्यूज़ है। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू n नॉट पे मुझे कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट देखना है, आउटपुट देखना है, तो वो क्या होगा, तो n को इस फॉर्मूला में n को मैं n नॉट पुट कर दूंगी। मेरे पास दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं xn और hn, तो अब मुझे n नॉट पे आउटपुट मिल गया ये। तो बस फॉर्मूला में ध्यान दीजिए कि हो क्या रहा है कि सबसे पहले आपके पास दो डिस्क्रीट टाइम फंक्शंस हैं x ऑफ n और h ऑफ n। इनको आपने जस्ट जो इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज कर दिया, आपने इनको x ऑफ k और h ऑफ k लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप h ऑफ k की तरफ ध्यान दो। h ऑफ k को सबसे पहले आपने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की है, सबसे पहले आपने इसकी फोल्डिंग या रिफ्लेक्शन कर दी है, h ऑफ k टू h ऑफ माइनस k, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में आप k को रिप्लेस कर रहे हो बाय k माइनस एन नॉट। k को रिप्लेस कर दिया k माइनस एन नॉट से, मतलब एन नॉट यूनिट्स इन टाइम राइट की तरफ शिफ्ट करना है h ऑफ माइनस k वाले ग्राफ को, अगर एन नॉट पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर एन नॉट की वैल्यू नेगेटिव है तो आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे बाय एन नॉट यूनिट्स इन टाइम। यहाँ तक अगर ठीक है तो उसके बाद आपको क्या करना है, h ऑफ k की फोल्डिंग और शिफ्टिंग करने के बाद आपको उस रिजल्टेंट फंक्शन को x ऑफ k के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक प्रोडक्ट सीक्वेंस मिलेगा। प्रोडक्ट सीक्वेंस मिलेगा एक पर्टिकुलर n वैल्यू पे जो कि n नॉट है। और लास्ट में आप क्या कर रहे हो, समेशन। जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट सीक्वेंस का ग्राफ मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ k, एब्सिसा का होगा k, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट n नॉट, ये जो प्रोडक्ट सीक्वेंस मिला उस प्रोडक्ट सीक्वेंस के ग्राफ में हर वैल्यू ऑफ k, तो हर वैल्यू ऑफ k पे जो प्रोडक्ट सीक्वेंस वाला ग्राफ वैल्यूज़ ले रहा है एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, वो सारी आप ऐड कर देंगे टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ योर रिजल्टेंट yn एट n इज इक्वल टू n नॉट। नहीं समझ आया, आगे एक एग्जाम्पल करेंगे। अब ये तो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बारे में बात होगी n इज इक्वल टू n नॉट पे, लेकिन आपको पता है ये टाइम इंस्टेंट आपने सारे लेने हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो होगा क्या, पहला वाला स्टेप छोड़ के आप जो 2, 3 और 4 स्टेप्स हैं इनको सीक्वेंस में अप्लाई करते जाएंगे हर एक n वैल्यू के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास जो दो फंक्शंस थे इन टर्म्स ऑफ n, उनको हमने पहले k की टर्म्स में लिखा, तो x ऑफ k मिल गया और h ऑफ k मिल गया। अब h ऑफ k को उठाया हमने और फोल्डिंग या रिफ्लेक्शन करी अबाउट k इज इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट ग्राफ कैसे मिलेगा ये आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। तो अब ये रिजल्टेंट जो ग्राफ है ये आपको मिला। अब आपको क्या करनी थी, शिफ्टिंग करनी थी। अब इस केस में n इज इक्वल टू 0 है तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, तो सिंपली आपने इस h ऑफ माइनस k वाले ग्राफ को मल्टीप्लाई कर देना है x k वाले ग्राफ से, तो आपको जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट सीक्वेंस आएगा वो आएगा n इज इक्वल टू 0 पे। n इज इक्वल टू 0 पे जो प्रोडक्ट सीक्वेंस आया इसको आपने न्यू 0k लिख दिया, न्यू 0k लिख दिया। तो ये प्रोडक्ट सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा कि हर एक k वैल्यू पे जो फंक्शन, दोनों फंक्शंस वैल्यू ले रहे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये चीज़ करनी है। अब आपने ये प्रोसीजर था एक टाइम इंस्टेंट के लिए, 0 के लिए, n इज इक्वल टू 0 के लिए। सिमिलरली आपने दूसरे टाइम इंस्टेंट पे जाना है अब n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब आपकी फोल्डिंग और रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है h ऑफ k में, ठीक है, ऑलरेडी हो गई है, तो आपको h ऑफ माइनस k मिल चुका है। अब इस k में, इस h ऑफ माइनस k वाले ग्राफ में k को रिप्लेस करना है k माइनस 1 से। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, h ऑफ माइनस k प्लस 1, जो कि आपको चाहिए। जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस कॉन्वोल्यूशन वाले समेशन में, तो यही चाहिए आपको, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फंक्शन किस तरह से मिलेगा ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको +1
तो 1 यूनिट आपको राइट की तरफ शिफ्ट करना होगा। किसको? h ऑफ माइनस के वाले ग्राफ को। जहाँ पे रिप्लेसमेंट की गई है तो आपको रिजल्टेंट जो ग्राफ मिलेगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है अब x ऑफ k से। ये जो प्रोडक्ट सीक्वेंस मिलेगा आपको n इज इक्वल टू 1 पे मिलेगा। ठीक है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। तो इसको आपने न्यू 1k लिख लिया। नेक्स्ट आपको n इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू देखनी है। तो अब आपको फिर से फर्स्ट स्टेप तो हो ही चुका है, h ऑफ माइनस के आपको मिल चुका है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप्स रिपीट करने। अब h ऑफ माइनस के में k को अगर आप रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से, k को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? h ऑफ माइनस के माइनस 1, h ऑफ माइनस के माइनस 1 जो कि आपको चाहिए। तो अब इस वाले ग्राफ को ये कैसे ऑब्टेन करोगे आप? जो h ऑफ माइनस के वाला ग्राफ है उसको 1 यूनिट इन टाइम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। ये भी हमने देख चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब इस वाले ग्राफ को, इस रिजल्टेंट ग्राफ को फिर से आप x ऑफ k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट सीक्वेंस जो मिलेगा वो n इज इक्वल टू -1 पे मिलेगा, जिसको आप लिख रहे हो न्यू -1k। इस तरह से आप ये स्टेप्स करते जाएंगे हर एक n वैल्यू के लिए। कब तक? जब तक आपको कोई रिजल्टेंट नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सीक्वेंस मिल रहा है, कि मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू k अगर कहीं ना कहीं किसी एक k पे भी वैल्यू आ रही है, इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फॉर द नेगेटिव और पॉजिटिव k वैल्यूज़, तब तक आप ये करते जाएंगे जब तक सब 0 0 ना हो जाए। अब आपको क्या हुआ? अब आपको 3 कैलकुलेशंस करके दिखाई, 3 वैल्यूज़ ऑफ n के लिए। तो आपको 0, -1 और 1 टाइम इंस्टेंट्स पे आपको ये प्रोडक्ट सीक्वेंसेस मिल गए। अब लास्ट जो चीज़ वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? समेशन करना है टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट। कॉन्वोल्यूशन वाला जो ग्राफ है वो ऑब्टेन करना है आपको। तो n इज इक्वल टू 0 पे जो ग्राफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जो न्यू 0k प्रोडक्ट सीक्वेंस है एट n इज इक्वल टू 0, उसमें हर एक k वैल्यू पे जो ग्राफ वैल्यूज़ ले रहा है उन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। उनके एडिशन से जो वैल्यू आएगी वो फाइनल ग्राफ की वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 0 पे। सिमिलरली n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको प्रोडक्ट सीक्वेंस देखना है न्यू 1k। न्यू 1k में जो हर एक k पे वैल्यूज़ आ रही हैं उन सबको ऐड कर देना है। सिमिलरली फॉर -1 एंड अदर n वैल्यूज़, तो ये जो रिजल्टेंट आपको ग्राफ मिलेगा दैट इज़ y एज अ फंक्शन ऑफ n, और ये जो ग्राफ है दैट इज़ कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन किसकी? xn और hn की, 2 सीक्वेंसेस की कॉन्वोल्यूशन जो मिलेगी आपको ये मिलेगी। कॉन्वोल्यूशन को समझने के लिए हम आगे देखते हैं कि ये x ऑफ n और h ऑफ n दरअसल हैं क्या। x ऑफ n आपका कोई इनपुट सीक्वेंस है, ठीक है, ये कोई इनपुट सिग्नल टाइप है, इनपुट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब मैं एक यूनिट सैम्पल सीक्वेंस ले रही हूँ, या जिसको मैं यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस भी बोलती हूँ। इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूँगी? डेल्टा n माइनस के। इस फंक्शन की कुछ खासियत क्या है कि डेल्टा n माइनस के जो फंक्शन है वो n इज इक्वल टू k पे 1 है। जब n इक्वल टू k है तब ये 1 है, और बाकी सारे n पे ये फंक्शन 0 है। तो जो मेरा इनपुट सीक्वेंस था xn, और अब ये जो नया वाला फंक्शन है डेल्टा n माइनस के, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक प्रोडक्ट सीक्वेंस मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट सीक्वेंस होगा इसकी एक खास बात होगी, ये क्या करेगा? ये x ऑफ n फंक्शन में सिर्फ वही वैल्यू उठा के देगा जो कि n इज इक्वल टू k पे होगी, क्योंकि वहीं पे डेल्टा n माइनस के 1 है। तो n इज इक्वल टू k पे उसने x ऑफ n से वैल्यू उठाई और आपको प्रोडक्ट सीक्वेंस दे दिया। अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ k, आपका जो डेल्टा n माइनस के वाला ग्राफ होगा वो उसी n वैल्यू के लिए 1 होगा और बाकियों पे 0 होगा। तो आप इसको भी फिर आप जब अपने इनपुट सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग n पे ये जो वैल्यू है प्रोडक्ट सीक्वेंस देगा। इस तरह से आप सारा का सारा अपना प्रोडक्ट सीक्वेंस जनरेट कर सकते हो। कैसे? इस k की वैल्यू लेफ़्ट और राइट घुमा के। यूनिट सैम्पल सीक्वेंस में k की वैल्यूज़ पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज़ रखते जाओ और xn जो इनपुट सीक्वेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, तो आपका सारा का सारा जो इनपुट सीक्वेंस है फिर से जनरेट हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये यही बता रहा है कि मतलब हर एक इनपुट सीक्वेंस को आप इस तरह से लिख सकते हैं
और हर यूनिट इम्पल्स का इस एक्सप्रेशन में कितना वेटेज है ये आपको x ऑफ k बता रहा है। तो हमने अभी तक देखा कि कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस तरह से इनटू इम्पल्सेस। ठीक है, इम्पल्सेस में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं कह रही हूँ यूनिट सैम्पल सीक्वेंस या यूनिट इम्पल्स, जिसकी वैल्यू 1 है एट n इज इक्वल टू k एंड 0 एल्सवेयर, जो कि आपने फिगर में देखा था। अब ये जो k है, ये k क्या है? दैट इज़ डिले और एडवांस। ये कोई टाइम शिफ्ट है जिससे ये यूनिट इम्पल्स को हम आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, अगर k पॉजिटिव है तो शिफ्ट क्या होगा? टूवर्ड्स राइट हैंड साइड इन k यूनिट्स इन टाइम, और अगर k नेगेटिव है तो शिफ्ट होगा टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, एडवांस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? हम कॉन्वोल्यूशन को समझना चाहते हैं। हम बेसिकली कॉन्वोल्यूशन को समझना चाहते हैं। एक dt सिग्नल जो कि इस तरह का कुछ भी हो सकता है, उसको मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ ऐसे। अब मैंने देखना है कि कॉन्वोल्यूशन क्या है। ठीक है, कोई सिग्नल पे अगर कुछ ऑपरेशंस करवाने हैं तो हमें कुछ सिस्टम चाहिए जिसमें से वो सिग्नल पास होगा और फाइनली जो हमें आउटपुट आएगा वो एक प्रोसेस्ड सिग्नल होगा। उसकी प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग किसने करानी है? सिस्टम ने। अब हमने कुछ ऐसा सिस्टम ले लिया जिसको हम क्या कह रहे हैं? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। कि मतलब कि कोई भी इनपुट या एक्साइटेशन है, इनपुट सिग्नल को हम एक्साइटेशन भी कह देते हैं। इनपुट या एक्साइटेशन इस सिस्टम के थ्रू अगर पास करेगा तो हमें आउटपुट या रिस्पॉन्स, दो टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट या रिस्पॉन्स मिलेगा। ये भी एक dt सिग्नल होगा, ये भी कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा, कोई सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सिस्टम को, हम इस इनपुट पे कुछ ऑपरेशंस करवाना चाहते हैं जो कि ये सिस्टम करेगा। और सिस्टम कैसा है? सिस्टम है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर और टाइम इनवेरिएंट मतलब इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस। एक क्लासिफिकेशन है सिस्टम की। लीनियरिटी का क्या मतलब है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब कि अगर आप कोई सिग्नल जो कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ 2 और मोर सिग्नल्स, इस तरह से कुछ पास करवा रहे हैं सिस्टम से, इस तरह का सिग्नल है जो कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स से बना हुआ है और उन कंपोनेंट्स की वेटेज क्या है? ये AIs। ये जो AIs हैं ये कुछ कांस्टेंट्स हैं, A1 A2 कुछ कांस्टेंट्स हैं। तो ये क्या होगा कि अगर ये चीज़ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे कर रहा है तो इसको सिस्टम में से पास करेंगे। ये जो टाउ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रही हूँ इस सिग्नल पे। तो अगर इस सिग्नल को मैं इस सिस्टम में से पास करूँगी ये ऑपरेशन लगा के, तो मुझे क्या मिलेगा कि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये बाहर आ जाएंगे और ऑपरेशन, ये जो सिग्नल के कॉम्पोनेंट्स हैं इन पे लग जाएगा। तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, इसी को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइम इनवेरिएंस। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है कि अगर मेरा जो इनपुट सीक्वेंस है वो xn है एट टाइम n, ठीक है, और अगर मैं उसको सिस्टम में से पास करवा रही हूँ तो मुझे अपना आउटपुट जो है वो yn मिलेगा। लेकिन अगर आप इस सिग्नल को k यूनिट्स इन टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव k है तो अगर आप इस सिग्नल को k यूनिट्स इन टाइम डिले कर रहे हैं, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, तो उस लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो भी k यूनिट्स इन टाइम डिलेड आएगा, वो भी yn-k होगा। तो टाइम इनवेरिएंस का मतलब क्या है? इसका होना इम्प्लाइज इसका होना, ठीक है। और अगर ये xn+k है तो सिस्टम में से पास करके आपको yn+k मिलेगा। तो ये दो चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो हम कर क्या रहे हैं? हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में से इनपुट पास करवाना चाहते हैं। अब मैंने बात करी थी इस तरह के सीक्वेंस के बारे में जिसको मैं यूनिट सैम्पल सीक्वेंस या इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स भी बोल रही हूँ। अगर यूनिट इम्पल्स है जो कि n = k पे 1 है और बाकी जगह 0 है, ये भी एक तरह का सिग्नल ही कंसीडर कर सकती हूँ मैं। सिग्नल नहीं तो सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंस है, कुछ dt टाइम सीक्वेंस है, ठीक है, जिसकी n = k पे वैल्यू 1 है और बाकी जगह 0 है। ये सीक्वेंस अगर इस LTI सिस्टम में पास करेगा, अगर इस LTI सिस्टम में पास करेगा तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ओबे करेगा। तो अगर ये पास करता है यहाँ से तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उसको मैं h ऑफ समथिंग लिख रही हूँ। तो ये जो फंक्शन होगा दैट विल ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ n-k, बिकॉज यहाँ से आपको ये चीज़ दिख रही है कि अगर
टाइम ये हो गया तो आउटपुट भी आपका ये आएगा। अगर टाइम n होता तो आउटपुट ये होगा। जस्ट y की जगह मैंने उसको h रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको जो मैं बोल रही हूँ, सिंस दिस इज रिस्पॉन्स ऑफ दिस यूनिट सैम्पल सीक्वेंस या यूनिट इम्पल्स, इसको मैं क्या कह रही हूँ, यूनिट सैम्पल रिस्पॉन्स या इम्पल्स रिस्पॉन्स। इस सीक्वेंस का जिसका नाम ये है, उसका सिस्टम के थ्रू पास करने के बाद रिस्पॉन्स क्या आया। अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो मेरा इनपुट सीक्वेंस है xn, ये LTI सिस्टम में से पास करेगा और मुझे yn कोई आउटपुट या रिस्पॉन्स देगा। एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स ऑन पासिंग थ्रू दिस LTI सिस्टम। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये कैसे, क्योंकि ये चीज़ आपने अभी अभी देखी। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, इसका इसके थ्रू पास करना इज़ इक्वल टू इसका इसके थ्रू पास करना, क्योंकि इसको हम यही तो लिखते हैं। ठीक है, ये इनपुट सीक्वेंस है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो चीज़ क्या है, अगर मैं सिस्टम के थ्रू कुछ पास कर रही हूँ, सिस्टम के थ्रू कुछ पास कर रही हूँ, तो मतलब कि मैं इस पर कुछ ऑपरेशन लगा रही हूँ, इस सीक्वेंस पे कुछ ऑपरेशन लगा रही हूँ, जिसको मैं टाउ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो मैं टाउ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसमें इसको मैंने ऑपरेशन लगाया इस पे। ठीक है, अब मैंने इसकी दो टर्म्स खोल के दिखाई हैं कि k इज़ इक्वल टू 0 पे, ये समेशन ओवर k है, k इज़ इक्वल टू 0 पे और 1 पे ये दो टर्म्स मिलेंगी आपको, इसके आगे भी टर्म्स होंगी और इसके पीछे भी टर्म्स मिलेंगी। तो ये दो टर्म्स हैं। इसमें अगर आप देखो तो ये जो चीज़ है x0 की, मतलब जो आपका इनपुट सीक्वेंस है, इसकी 0 पे क्या वैल्यू थी और 1 पे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं फंक्शन की, ये एक तरह से कॉन्स्टेंट्स ही है। ये तो चेंज नहीं हो रहा, इनपुट सीक्वेंस तो एक फिक्स कर दिया आपने, ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप LTI सिस्टम की बात करें तो ये दो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा, ओबे करेगा। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कुछ इनपुट सीक्वेंस आपका इस तरह से है, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये इनकी वेटेज हैं कि XI सीक्वेंसेस, इनमें हर एक सीक्वेंस की क्या वेटेज है, ये इनकी कॉन्स्टेंट्स हैं। इस तरह का सीक्वेंस इस तरह रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ ठीक है तो यहाँ पे आपने वही चीज़ ओबे करनी है। तो ये कॉन्स्टेंट्स थे, ये बाहर आ गए और ये जो ऑपरेशन है टाइम इनवेरिएंस का, वो इस पे लग गया, यूनिट सैम्पल सीक्वेंस पे। इसके आगे भी टर्म्स हैं, पीछे भी टर्म्स हैं, पर इसको मिला के आप क्या लिख सकते हो, ये समेशन xk, ये k ही वैल्यूज़ ले रहा है, और टाउ ऑफ डेल्टा n माइनस के, जहाँ पे ये k 0 1 2 3 इस तरह से और नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहा है। तो ये जो चीज़ है आपको मिल गई। ठीक है, ये इसको पास करने के बाद ये तामझाम हुआ है। अब ये क्या है, ये है कि इस तरह के सीक्वेंस पे जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कौन सा सिस्टम क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो ये इम्पल्स लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के थ्रू पास करके क्या देती है, ये आउटपुट देती है h ऑफ n माइनस के। ठीक है, इसको आप कह रहे हो यूनिट सैम्पल रिस्पॉन्स, तो इसकी जगह ये आ जाएगा। यहाँ पे भी ये चीज़ सेम रही क्योंकि सिस्टम LTI है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपको फॉर्मूला मिला है, ये शायद जाना पहचाना है, एंड दिस इज़ नथिंग बट कॉन्वोल्यूशन, और इसी को आप बोल रहे हो y ऑफ n। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जब आप कोई भी इनपुट सीक्वेंस को, किसी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को किसी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम से पास करवाते हैं, इसने इस पे ऑपरेशंस करवाने हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बदलाव आएगा जो रिस्पॉन्स कहलाएगा इसका आउटपुट, और ये जो yn है दैट इज़ नथिंग बट कॉन्वोल्यूशन। तो कॉन्वोल्यूशन ये है, वो शेर याद है ना आपको, समझ आया तो चाय पी लीजिए।